Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the evaporation, factor affecting evaporation, condensation and vapor pressure, as well as its characteristics and factor affecting vapor pressure. Today, I discuss about the classification of substance on the basis of vapor pressure and variation of vapor pressure with temperature. Concept of bubble point and dew point and vapor pressure of solution and relative lowering of vapor pressure, as well as Raoult's law and its derivation, and very important numericals. So guys, let's start the topic now. गाइस, ये वीडियो मेरी बहुत बड़ी होने वाली है क्योंकि मैं इसमें काफ़ी चीज़ों को कवर अप करके चलूँगा। इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटे कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, तो जिसमें मैंने आपको डिस्कस कर दिया था नेचर ऑफ लिक्विड्स और साथ ही साथ टेम्परेचर के बारे में बता दिया था। बट जो उसका दूसरा टॉपिक है वो टेम्परेचर है। पहला मैं आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ नेचर ऑफ लिक्विड्स को, है ना, जिसके बेसिस में मैंने बताया था कि जो लिक्विड्स के नेचर होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका, है ना, क्या डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर बेटा आपका डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था अगर दो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होता है, और अगर दो लिक्विड्स के बीच में उनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ जाता है तो वेपर प्रेशर जो होता है वो बेटा कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को एनालाइज करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर के बेसिस पे हम अपने सब्सटेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो सब्सटेंस है वॉलेटाइल सब्सटेंस। वॉलेटाइल सब्सटेंस बेटा कैसे सब्सटेंस होते हैं, वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका वेपर प्रेशर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब समथिंग उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर जरूर होगा। ऐसे जो मेरे सब्सटेंस होंगे वो मेरे वॉलेटाइल कंपोनेंट्स कहलाते हैं या वॉलेटाइल मेरे सब्सटेंस कहलाते हैं। जबकि ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसे सब्सटेंस जिनका वेपर प्रेशर जीरो होता है या अज्यूम भी कर लिया जाता है जीरो, ऐसे जो मेरे सब्सटेंस होते हैं वो मेरे नॉन वॉलेटाइल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटे, नॉन वॉलेटाइल। तो पहले बात करते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया इनका वेपर प्रेशर कभी भी जीरो है, मतलब उनका वेपर प्रेशर कभी भी जीरो नहीं होगा। तो गाइस सब्सटेंस हैविंग, है ना, डिफाइंड वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनकी बिल्कुल डिफाइंड वैल्यू होती है किसकी बेटा, वेपर प्रेशर की, ऐसे सब्सटेंस आपके वॉलेटाइल सब्सटेंस कहलाते हैं। जस्ट लाइक जैसे अगर मैं बात करूं वाटर हो गया, मेथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, बेंजीन हो गया, टालवीन हो गया, ईटीसी, ये सारे गाइस ऐसे कंपोनेंट्स हैं या ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होता है बेटा, है ना। सबका अलग अलग वेपर प्रेशर आपको पता होता है और जो कि आपको इसे प्रॉब्लम में दिया होगा, है ना। मैं प्योर सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ बेटा, ये याद रखिएगा, प्योर सब्सटेंस के वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं वाटर भी लूंगा तो वहाँ पर प्योर वाटर होगा, अगर मैं मेथेनॉल लूंगा तो वहाँ पर प्योर मेथेनॉल का वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूँ। तो उनका कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर होगा। ऐसे जो सब्सटेंस होंगे वो मेरे वॉलेटाइल सब्सटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं गाइस, वॉलेटाइल सब्सटेंस कहलाते हैं। अब बात करते हैं नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा। जैसा कि मैंने कहा ऐसे सब्सटेंस जिनका वेपर प्रेशर जीरो होता है वो हमारे सब्सटेंस जो होते हैं वो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस कहलाते हैं, है ना। सब्सटेंस हैविंग लो टेंडेंसी फॉर वेपराइजेशन, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनकी बहुत कम टेंडेंसी होती है वेपर में कन्वर्ट होने की, ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं हमारे वो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस कहलाते हैं। जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, है ना, ये सारे हमारे कैसे सब्सटेंस हैं आपके, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि नॉन वॉलेटाइल हैं, जिनकी वेपराइजेशन की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है। आपको एक बात और जान लेना चाहिए, है ना, जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनको हम अज्यूम करके चलते हैं कि वो नॉन वॉलेटाइल हैं। वो कैसे हैं बेटे, नॉन वॉलेटाइल हैं। अगर मैं यूरिया का, है ना, मोलर मास की बात करूं तो यूरिया का मोलर मास 60 होता है, ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, सुक्रोज का मोलर मास है 342 होता है। ये सारे जो मोलर मास मैंने आपके सामने लिख रखे हैं ये मैंने इसलिए रखे हैं ताकि आपके बार बार जितने भी क्वेश्चंस अभी मैं सॉल्व कराऊंगा उनमें इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। बाकी आपको क्या करना है, आपको मैंने बता रखा है कि आपने मोल कॉन्सेप्ट में मैंने मोलर मास कैसे कैलकुलेट करा जाता है या कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर पहले ही डिस्कस कर रखी हैं। तो गाइस इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और पहले आप मोल कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह तैयार कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है।
अब बात करते हैं, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, तो फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर की बात करी थी, तो मैंने वहां बताया था ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस ड्यू टू विच अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीजेस एंड वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, है ना। तो गैस मैंने वहां पर आपको बता दिया था कि जो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर जो होता है बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे ही मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने लगती है। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने लगती है तो जो उनके बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बेटा क्या होने लगता है? कम होने लगता है। वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है, जिसकी थ्रू क्या हो जाता है? वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज कर जाता है। क्योंकि अभी आपको मैंने नेचर ऑफ द लिक्विड्स में ये बात क्लियर करी थी, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो आपको इस चीजों को ध्यान में रखना है और आगे इसी को बात करते हैं। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के साथ जो वेपर प्रेशर होता है वो कैसे वेरिएशन को शो करता है। तो गाइस इसको जो डिफाइन करता है वो होती है क्लासियस कैप्रॉन इक्वेशन। बेटा ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, पहले तो अपने दिमाग में ये बात रख लीजिएगा, आपको ये इक्वेशन याद ही करनी है, या आप रट लीजिए चाहे कुछ भी कर लीजिए। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, उसमें आपसे पूछ सकता है क्लासियस कैप्रॉन इक्वेशन कौन सी होती है ना। तो आपको 4 इक्वेशन दे देगा, पूछेगा भाई किसमें से कौन सी क्लासियस कैप्रॉन इक्वेशन है, तो आप बताना, है ना, बता सको, इसलिए आप इसको रट लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्लासियस कैप्रॉन इक्वेशन क्या होती है? डी एल एन वी पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन आर टी स्क्वायर, है ना। तो जहां पर आर क्या है? आपका यूनिवर्सल गैसेस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, वी वेपर प्रेशर है, और जो डेल्टा एच है वो हीट ऑफ वेपराइजेशन है। क्या है बेटा? हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब गाइस बात करते हैं, अगर मुझे बनाना हो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ, तो मैं कैसा बनाऊंगा? तो आपको पता है वेपर प्रेशर जो होगा और टेम्परेचर के साथ क्या करता है? इंक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर भी क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा, वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा। बट ये भी याद रखिएगा, ये आप ऐसे ग्राफ बनाएंगे कभी भी जीरो को टेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, क्योंकि आपको पता है चाहे टेम्परेचर अगर मैं जीरो भी कर दूं तब भी वहां पर उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, वो कभी भी वेपर प्रेशर जीरो नहीं होगा, है ना। भले वो माइनस या नेगेटिव में जाके जीरो हो रहा हो, बट है ना, ये याद रखिएगा, बट जीरो, है ना, टेम्परेचर पे कभी भी वेपर प्रेशर जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो ये गाइस आपको कुछ ना कुछ जरूर होता है, इसलिए कभी भी जीरो को टेंड नहीं करता है। आगे बात करते हैं बेटे, है ना, डी एल एन वी पी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा मेरा? डेल्टा एच हीट ऑफ वेपराइजेशन आर टी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ? इनको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ तो डी एल एन वी पी इज है ना इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ डी, है ना, या डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन आर टी का स्क्वायर। डी टी को उधर लिया, टी से टी कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा? एल एन वी पी इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन आर टी प्लस के। आपको पता होना चाहिए जो डेल्टा एच है ना, ये चेंज जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है ये हमेशा पॉजिटिव होगा बेटा। क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होने का मतलब है कि जब आप वेपराइजेशन के लिए करोगे तो ये ऐसा प्रोसेस होगा जो कि आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। कैसा होगा बेटा? एंडोथर्मिक। सीधी सी बात है, जब आप किसी को वेपराइज करोगे या आप किसी को हीट दोगे तभी तो वो वेपर में चेंज होना चाहेगा, या जब उसे किसी भी प्रकार की एनर्जी मिलेगी तभी वो वेपर में कन्वर्ट होगा कोई भी लिक्विड। तो गाइस इतनी बात है, आप ये याद रखिएगा, ये प्रोसेस जो होता है वो पॉजिटिव, उसके लिए डेल्टा एच हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं आगे। सपोज करिए अपन को वेरिएशन चेक करना है, किसके बिटवीन चेक करना है? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में मुझे क्या चेक करना है? इनके बीच में क्या वेरिएशन होता है। तो आपको बता दूं, सपोज करिए टी जो है वो आपका T1 मान लीजिए और वेपर प्रेशर को P1 मान लीजिए, तो क्या आपका आएगा? एल एन पी वन इज इक्वल टू, है ना, माइनस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन आर टी वन प्लस के। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई गाइस, क्योंकि आपने T1 पे, है ना, जो वेपर प्रेशर मेजर किया वो है। उसके बाद T2 पे जो आप वेपर प्रेशर मेजर करोगे कैसे करोगे? T इज इक्वल टू T2 मान लीजिए, जो VP है यानी वेपर प्रेशर वो P2 मान लीजिए। तब आप क्या करोगे? तब उसको आप क्लासियस कैप्रॉन इक्वेशन में पुटअप करिए तो क्या निकलेगा बेटा? एल एन पी टू, है ना, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन आर टी टू प्लस के, है ना। ये दूसरी आपकी इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दूसरी इक्वेशन। आपको क्या करना है? इक्वेशन 2 को, है ना, माइनस कर देना है इक्वेशन 1 से। तो एल एन पी टू माइनस एल एन पी वन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन, है ना, आर टी टू प्लस डेल्टा। अब देखो प्लस क्यों आ गया? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो डेल्टा एच बाय आर टी वन आ जाएगा। ठीक है बेटा, आप जानते हो लॉग एक्स जो होता है, सॉरी एल एन एक्स जो होता है वो, है ना, 2.303 लॉग एक्स के बराबर होता है। तो आप एल एन को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? आप एल एन को
लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे करोगे, तो आप पहले तो अपनी इक्वेशन को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए इस इक्वेशन को। तो आप लिख सकते हो, है ना, ln P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाय आर, है ना, और ये क्या हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। तो सो गाइज अब इसको क्या कर लेंगे, लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो log P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये टेम्परेचर कब है, जब आपने पहले वेपर प्रेशर को मेजर किया था वो टेम्परेचर T पे, और जब वेपर प्रेशर आप T2 पे देखोगे तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ T1 एट T1, और P2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ, है ना, T2 पे जो वेपर प्रेशर होगा वो P2 होगा। ठीक है बेटा, तो ये गाइस आपको समझ में आए। आप याद रखिएगा, केवल आप ना प्रेशर के टर्म में ही नहीं लिख सकते हो, और भी इसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उनमें भी आप इसको, है ना, क्लासीफाई कर सकते हो या उसको डिफाइन कर सकते हो। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, जो मेरे सामने न्यूमेरिकल दे रखा है, इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। वो किस तरह से आप सॉल्व करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस टाइप के ही न्यूमेरिकल मिलते हैं, बट आप क्या होते हैं बेटा, वहाँ पर आप नर्वस हो जाते हो कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको डरना नहीं, किस तरह से उसको हैंडल करना है। बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ सेल, टू सेपरेट, सॉरी सेपरेट नहीं, सैचुरेटेड है, क्या है बेटा, सैचुरेटेड। ठीक है, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सैचुरेटेड अ सेल ऑफ वॉल्यूम 82 लीटर एट 300 केल्विन, गिवन वेपर प्रेशर आपको 38 टॉर, कितना दिया हुआ है 38 टॉर। तो मान लीजिए मैंने एक सेल ले ली, है ना, सेल आप तो जानते हो, बायो थोड़ी बहुत पढ़ भी रखी है आपने हाई स्कूल में, तो आपने एक सेल का डायग्राम नॉर्मली बना लिया। अब आपसे वो क्या कह रहा है, वो जो सेल के बारे में जो उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो क्या दी है बेटा, उसने बता दिया है जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है, साथ ही साथ उसने बता दिया जो इस सेल का वॉल्यूम है वो V इज इक्वल टू 82 लीटर है, और साथ ही साथ वो क्या बता रहा है, वेपर प्रेशर, क्या बता रहा है, वेपर प्रेशर, है ना, कितना बेटा 38 टॉर, क्या है बेटा 38 टॉर। टॉर को पहले आप एटीएम में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आ जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 760 से आप उसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 लगभग 20 के आसपास, तो आ जाएगा 1/20 एटीएम। सो गाइस, तो ये जो आपने वेपर प्रेशर निकाला यही क्या होता है, पी मैक्स होता है ना, पार्शियल प्रेशर यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर को तो आप वेपर प्रेशर बोलते हो बेटा। ये जो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है इसको आप रट के रखिए बेटा, कब मैंने क्या चीज़ बोली ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस समय मेरी एक एक जो वर्डिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप, है ना, बिल्कुल ध्यान से समझिए और सुनिए। अब आपको पी मैक्स भी मिल गया, तो आप सीधा सा फार्मूला लगा दिए ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी का वैल्यू दिया है, वी का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू दिया है, टी का वैल्यू दिया, तो आप मोल तो निकाल ही लोगे ना वाटर के। तो कैसे निकालोगे भाई, आप बताइए, आपके लिए पी कितना दे रखा है, पी दे रखा है 1/20, अब वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा 82 दे रखा है, कितना दे रखा है 82 इंटू एन, है ना, अब इंटू आर की वैल्यू कितनी होती है 0.8, है ना, 2 ले लीजिए, 831 होती है, आप 82 ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। इंटू 300 क्या है बेटा टेम्परेचर है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू निकल के आएगी, एन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बेटा, इसको डिवाइड में ले जाइए, तो आप देखिए जब डिवाइड में ले जाएंगे तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा बेटा 1/6, कितना आ जाएगा मोल 1/6। अगर आप मोल निकाल चुके हैं तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं। किसका वेट निकाल सकते हैं, वाटर का। ये वाटर के मोल्स, इतने मोल्स को, है ना, इतने मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी इस सेल को सैचुरेट होने के लिए। तो कितना वेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको पता है मोल जो होता है, यानी मोल इज इक्वल टू होता है गिवन वेट, है ना, या आप बोल सकते हैं गिवन वेट अपॉन मोलर मास के बराबर होता है ना। तो आप बता सकते हैं, आपको पता है मोल गिवन है, मोलर मास से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वेट निकल आएगा। तो जाहिर सी बात है, तो आपको 1/6 मोल पता है, आप क्या करिए मोलर मास ऑफ वाटर से इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपको वेट मिल जाएगा। मोलर मास कितना होता है बेटा वाटर का 18, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है, तो 1 और 1 मतलब 1 × 2 इज इक्वल टू 2 हो गया, प्लस 16 इज इक्वल टू 18, तो आ जाएगा 6 3 जा 18। इट मीन दैट 3 ग्राम आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी इस सेल को सैचुरेट करने के लिए, है ना, या इस सेल को सैचुरेट होने के लिए 3 ग्राम वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। आप गाइस आप समझे इस टाइप की प्रॉब्लम आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल आसान होता है, कुछ भी नहीं होता है, केवल थोड़ा सा क्या होना है, आपको यूनिट कन्वर्जन के बारे में पता होना चाहिए। अगर यूनिट कन्वर्जन के बारे में आपको अच्छी तरह आता है चीज़ें को, है ना,
एनालाइज करना, तो आप चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेरा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। बोल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी बोल देता है क्वेश्चन में बबल पॉइंट या ड्यू पॉइंट, इस तरह से लैंग्वेज में आपको ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई बबल पॉइंट क्या होता है या ड्यू पॉइंट क्या होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने इसीलिए इसमें इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे बेटा बबल पॉइंट क्या होता है। तो मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, मतलब ऐसा पॉइंट जिसमें पहली ड्रॉप जो होती वाटर की या कह सकते हैं किसी सॉल्वेंट की, वो वेपराइज हो जाए, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बबल पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बबल पॉइंट बोलते हैं। तो जैसा मैंने लिख भी रखा है, पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हो कि पहली जो वेपर बनती है ना, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी लिक्विड में जो पहली वेपर बनती है वो क्या कहलाती है आपका, वो आपका पॉइंट कहलाता है आपका बबल पॉइंट। क्या कहलाता है, बबल पॉइंट। गाइस आपने कभी भी पानी को उबाला है आपने गैस पे रख के, तो आपने देखा होगा कि जब आप सरफेस पे देखते हो है ना, किसी भगोने की या किसी कंटेनर की सरफेस में देखते हो जिसपे वाटर आपने ले रखा है, तो उसमें धीरे धीरे एक नीचे से एक बबल बनती है। तो जो पहली बबल बनती है वही आपका क्या कहलाता है, वो जो पॉइंट होता है वो आपका बबल पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस, बबल पॉइंट कहलाता है। और दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, है ना। तो जो पहला ड्रॉप होता है लिक्विड का, जब वो वेपराइज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बबल पॉइंट। तो गाइस ये बात समझ में, बबल पॉइंट क्या होता है। बबल पॉइंट का मतलब आपको मैंने पहले बताया कि जब पहली जो फर्स्ट वेपर जो बनती है, पहली ड्रॉप जो वेपर बनती है, वही आपका पॉइंट कहलाता है बबल पॉइंट। या आप दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, जब पहली ड्रॉप लिक्विड की वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वही आपका जो पॉइंट होता है वो बबल पॉइंट कहलाता है। तो गाइस ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आपको पता है वेपर जो होगा आपका, इसमें क्या होगा बेटा, सॉरी वेपर जो होगा इसमें जो आपका वेपर होगा वो माइनर कंपाउंड प्रोडक्ट होगा या माइनर कंपाउंड होगा, कंपोनेंट होगा, या और जो लिक्विड होगा वो मेजर होगा। क्योंकि जब आप देख रहे हो किसी लिक्विड में पहली वेपर बनी, तो जाहिर सी बात उसमें यार लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और वेपर की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। यानी हम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ जो वेपर होगा वो बहुत कम होगा और जो अमाउंट ऑफ लिक्विड होगा वो ज़्यादा होगा। बट हम लोग अब जब ड्यू पॉइंट की बात करते हैं, तो ड्यू पॉइंट क्या होता है, तो ड्यू पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर, है ना, या बोल सकते हैं पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपराइज, मतलब जब लास्ट ड्रॉप का वेपराइजेशन हो जाए, मतलब जो भी लिक्विड की बिल्कुल लास्ट ड्रॉप बची वो भी वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे पॉइंट को आप ड्यू पॉइंट बोलते हो। क्या बोलते हो, ड्यू पॉइंट। या आप दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हो कि पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस, यानी कि जब पहली ड्रॉप कंडेंस होती है, जब पहली ड्रॉप क्या होती है, कंडेंस होती है, उस पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो, ड्यू पॉइंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा, उस पॉइंट को आप ड्यू पॉइंट बोल सकते हो। तो आपको पता है ड्यू पॉइंट में क्या आपको देखने को मिलेगा, जो मेजर कंपोनेंट होगा वो आपका वेपर होगा और जो माइनर कंपोनेंट होगा वो आपका लिक्विड होगा। गाइस ड्यू पॉइंट में वेपर क्यों ज्यादा होगी और लिक्विड क्यों कम होगा, तो आपको पहले मैंने बताया ना कि जब पहली वेपर की ड्रॉप कंडेंस होगी उसी पॉइंट को आप ड्यू पॉइंट बोलोगे, या आप ये बोल सकते हो लिक्विड का जो लास्ट ड्रॉप होगा वो जब वेपराइज होगा वो ड्यू पॉइंट आपका कहलाता है। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इनको भूलिएगा नहीं। आगे चलते हैं, आगे चीजों को देखते हैं, है ना। तो आपको मैंने बताया भी लिक्विड जो होगा वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो इट एग्जिस्ट ओनली इन बिटवीन, है ना, आप बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट, मतलब जब भी लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम होगा तो किसके बिटवीन होगा बेटा, आपके बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस अब मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की। अभी आपको मैंने वेपर प्रेशर के बारे में बहुत डिटेल में बता दिया है और काफ़ी चीज़ें मैंने ऐसी आपको बता दी जो बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट रखती हैं। मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन में उन वर्ड का यूज़ कर लो तो वो जो क्वेश्चन हो जाता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब आसानी से सॉल्व नहीं हो पाता, जबकि वो बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। तो गाइस इसीलिए वेपर प्रेशर के बारे में मैंने बता रखा था कि आपको वेपर प्रेशर की डेफिनेशन याद है, नहीं याद है तो मैं आपको अभी याद करा देता हूँ। वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ लिक्विड सरफेस इफ कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन बोथ आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो गाइस ये आपको याद होनी चाहिए वेपर प्रेशर की डेफिनेशन, बट आपको ये भी याद होना चाहिए कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाता है। कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है। अब आप जो वेपर प्रेशर को मेजर कर रहे हो, एक्चुअली जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटे कि जो आपका सॉल्यूशन है, जो आपका क्या बेटा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट है,
सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट है वो ही तो वेपर बनाएगा, क्योंकि आपने जो सॉल्यूट ऐड किया है वो लगभग आपका क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। अगर आप कोई वॉलेटाइल लिक्विड ऐड करोगे तो उसका वेपर और प्लस सॉल्वेंट का वेपर दोनों वेपर प्रेशर जुड़ जाएंगे, तो वो आपका जो वेपर प्रेशर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। क्यों वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि आप जो वेपर प्रेशर मेजर कर रहे हो वो सॉल्यूशन ही में तो कर रहे हो। वेपर प्रेशर को आप कहाँ मेजर कर रहे हो, वेपर प्रेशर आप कहाँ देख रहे हो, आप किसी सॉल्यूशन में देख रहे हो। जब आप वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन में देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वो क्या कहलाने वाला, वो टर्म जो यूज होगा वो यूज होगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वो क्या टर्म यूज होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट on the liquid surface in a solution when vaporization and condensation both are in dynamic equilibrium at constant temperature। तो गाइस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट। भाई सीधी सी बात है, अगर आपने कोई सॉल्यूशन बनाया होगा तो सॉल्यूशन में आपका जो सॉल्वेंट होगा वो वॉलेटाइल नेचर का है, यानी उसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होता है, इसलिए वो क्या करेगा बेटा, वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड के सरफेस पे, है ना, लिक्विड सरफेस और सॉल्यूशन पे क्या करेगा, वो प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। जब कब एक्सर्ट करेगा, जब वेपराइजेशन और साथ साथ कंडेंसेशन दोनों ही डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस टाइप के जो प्रेशर होता है उसको हम लोग प्रेशर, है ना, या बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो गाइस उस चीज को मैंने यहाँ पर समझाने की भी कोशिश करी है। देखिए मैंने क्या करा, एक क्लोज कंटेनर ले रखा है। क्लोज कंटेनर में आपने क्या देखा है, ये जो मैंने क्लोज कंटेनर ले रखा है ये किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ले रखा है। तो गाइस आपको पता है इसमें मैंने सॉल्यूशन बन रखा है, यानी इसमें सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। जो आपको ग्रीन कलर के पार्टिकल दिख रहे हैं ये आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, जो आपके रेड कलर के पार्टिकल दिख रहे हैं ये आपके सॉल्यूट पार्टिकल है। और सॉल्यूट जो आपने पार्टिकल ले रखे हैं वो लगभग क्या है, नॉन वॉलेटाइल। क्या है बेटा, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब भी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जिनका वेपर प्रेशर जीरो होता है। कितना होता है बेटा, इनका वेपर प्रेशर जीरो होता है। अब देखें जो सॉल्वेंट होगा वो इवापोरेट करेगा और सॉल्वेंट ही कंडेंसेट करेगा, तो कुछ वेपर जो होगी वो डेवलप्ड हो जाएगी। यहाँ पर जब वेपर डेवलप्ड हो जाएगी तो प्रेशर एक्सर्ट करेगी सॉल्यूशन के सरफेस पे, करेगी कि नहीं करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी सॉल्यूशन के सरफेस पे। कब करेगी, जब दो, है ना, कंडेंसेशन और वेपराइजेशन दोनों ही इक्विलिब्रियम पे होंगे। दोनों ही क्या होंगे बेटा, इक्विलिब्रियम पे होंगे, ठीक है, या डायनामिक इक्विलिब्रियम पे होंगे। तो इस टाइप के प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो गाइस इतनी बात भी आपको क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों को और अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो है बेटा RLVP। RLVP का मतलब होता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है बेटा, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं भाई, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। तो इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट। जब हम किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का डिक्रीज करने लगता है। क्यों डिक्रीज करने लगता है, सुनो क्यों डिक्रीज करता है। आपने कहा था कि जो वेपर प्रेशर होगा वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। आप सरफेस एरिया आप कम कर दोगे तो जाहिर सी बात है इवापोरेशन भी कम हो जाएगा, तो वहीं से आपका क्या हो जाएगा बेटा, साथ ही साथ आप देखोगे कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, तो आप देखिए सरफेस एरिया कैसे कम हो गया, क्योंकि जब आपने कोई सॉल्यूट को ऐड किया होगा तो सॉल्यूट के जो आयंस होंगे या एटम्स होंगे या जो पार्टिकल्स होंगे वो सरफेस एरिया को ऑक्यूपाइज कर लेंगे। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसीलिए जो इसका जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या कर जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज कर जाएगा ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो RLVP क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हो भैया RLVP एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन अ प्योर सॉल्वेंट, हम कोई भी जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है उसको प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज करने लगता है ना। तो जैसे हमारा NaCl, यूरिया, ग्लूकोज, ETC, तो आपका जब आप इनके सब सॉल्यूशंस लोगे तो आपका जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो हमेशा कम होगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के, है ना। मान लीजिए आपने NaCl को वाटर में मिक्सअप कर दिया, तो जब आप वेपर प्रेशर ऑफ NaCl सॉल्यूशन को मेजर करोगे तो वेपर प्रेशर ऑफ NaCl सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, है ना, वाटर से। ये हमेशा ही याद रखिएगा, ठीक है। आप देखिए उसी चीज को मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया है एक डायग्राम के थ्रू।
आपके सामने मैंने केवल प्योर सॉल्वेंट ले रखा है। ये पी नॉट का मतलब क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। क्या मतलब होता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर? तो बेटा केवल इस कंटेनर में मैंने सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ले रखा है। अब जब मैंने सॉल्वेंट लिया होगा तो सॉल्वेंट वेपर एग्जर्ट कर रहा होगा कुछ ना कुछ, है ना। वेपर या इवापोरेशन भी हो रहा होगा, कंडेंसेशन भी हो रहा होगा, कुछ वेपर प्रेशर बन रहा होगा। अब इस सोल्यूशन में मैंने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, मतलब इसको कुछ ऐड कर दिया इसमें। जैसे मैं इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसमें ऐड करूंगा तो जाहिर सी बात है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सरफेस एरिया को घेरने लगेंगे, है ना। तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे वो सरफेस पे बहुत कम रह पा रहे होंगे, या जितने भी होंगे, जितने पहले थे उतने नहीं है, अब कम हो गए। तो इसका मतलब उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी डिक्रीज कर जाएगा। तो जो भी वेपर प्रेशर अब एग्जर्ट कर देगा सॉल्यूशन के ऊपर, है ना, तो वो वेपर प्रेशर कहलाएगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वो क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग पीएस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पीएस से। यहाँ मैंने लिखा भी है लेसर सरफेस एरिया इज अवेलेबल फॉर इवापोरेशन, क्योंकि बेटा सॉल्यूट के पार्टिकल क्या हो गए? सरफेस पे आ चुके हैं। इस वजह से सॉल्यूट तो वोलेटाइल कंपोनेंट है नहीं, इसलिए तो वो तो इवापोरेट होगा नहीं। कौन इवापोरेट होगा? इवापोरेट तो वाटर को होना है। अब इवापोरेशन के लिए जो सरफेस एरिया वो कम हो गया। जब सरफेस एरिया कम हो जाता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी कम हो जाता है। तो जाहिर सी बात है इस डायग्राम से या इस प्रोसेस से हम क्या समझे थे कि हमने आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट किया है। जब मैंने आपके सामने एक्सपेरिमेंट किया तो जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो उस चीज को ऑब्जर्व करो और ये समझो कि आपके पास जब प्योर सॉल्वेंट था तो प्योर सॉल्वेंट के जो सरफेस पे होंगे तो केवल प्योर सॉल्वेंट की तो ही पार्टिकल्स होंगे, वहां सॉल्यूट के तो कोई पार्टिकल नहीं होगा। वहां जितने भी सरफेस पे पार्टिकल है वो सबके सब इवोपरेट कर सकते हैं, सबके सब वेपर प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। बट जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हो ना तो वो क्या कर देते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस एरिया को घेर लेते हैं और सरफेस एरिया कम हो जाता है सॉल्वेंट को के पार्टिकल को इवापोरेट होने के लिए, इसलिए उनका वेपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो जब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है तो जितना वेपर प्रेशर बनता है किसी सॉल्यूशन का उसको हम लोग पीएस से डिनोट करते हैं, क्योंकि वो कहलाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जबकि आप किसी प्योर सॉल्वेंट का या किसी वाटर का वेपर प्रेशर को मेजर करते हो तो आपका वो वेपर प्रेशर कहता है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और इसको हम लोग पी नॉट से डिनोट करते हैं। तो जाहिर सी बात है गाइस कि आप यहां जान चुके हैं कि तो गाइस जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो हमेशा कम होगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से। तो अब आप देखिए डेल्टा पी, यानी कि आप वेपर प्रेशर में चेंज निकालना चाहते हो तो वेपर प्रेशर चेंज में कैसे निकालोगे, है ना। जो आप पी नॉट से पी एस को क्या कर दो? माइनस कर दो, तो आपको क्या निकल आएगा? यानी एक्चुअली आप बताओ डेल्टा साइन आप कब यूज करते हो? डेल्टा साइन आप तभी यूज करते हो ना जब आपको चेंज निकालना होता है। चेंज आप कैसे निकालते हो? चेंज आप कैसे निकालते हो? इनिशियल से फाइनल को क्या कर देते हो, है ना, माइनस कर दोगे तो आपका क्या चेंज निकल आएगा। तो इनिशियल में वेपर प्रेशर आपका पी नॉट था और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था पीएस था। अब आप इसको पीएस को घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना वेपर प्रेशर घटा है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। आपको जब चेंज निकालना हो कि कितना वेपर प्रेशर मेरा डिक्रीज कर गया है सॉल्यूट को ऐड करने से, या कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की मैंने ऐड कर दी है जिससे कि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, और कितना डिक्रीज किया है उसको निकालने के लिए आप लोवरिंग और इन वेपर प्रेशर के थ्रू निकाल सकते हो। क्योंकि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या बताता है ना, चेंज इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो गाइस अब अगर मुझे, है ना, अब क्या मैं करूं? अगर मैं डेल्टा पी को पी नॉट से क्या कर दूं? रिलेट कर दूं, यानी उसको डिवाइड कर दूं, तो वो कहलाता है मेरा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहलाता है? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी को हम लोग RLVP बोलते हैं। आप जानते हो डेल्टा पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी को लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अगर पी नॉट से उसको रिलेट कर देंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? वो RLVP कहलाएगा। क्या कहलाएगा गाइस? हमारा RLVP कहलाएगा। तो इतनी बात बेटा क्लियर हो गई। चलिए हम लोग आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेटे राउल्ट्स लॉ की। किसकी बात करेंगे बेटे? राउल्ट्स लॉ की, है ना। तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है? ये बहुत, है ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये बोर्ड एग्जामिनेशन या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल, इसके डेरिवेशन, इसकी हर एक स्टेप के जो डेरिवेशन होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, आपको आने चाहिए। अगर आपको नहीं आएंगे तो गाइस कहीं ना कहीं आप जो होगे स्कोर कर नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये जब क्वेश्चन सोल्यूशन से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो 2 नंबर के या 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आपको ज़्यादातर पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर आपके न्यूमेरिकल्स ही
आते हैं इससे, है ना, वो भी कहाँ से आते हैं बेटा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से। अभी आप मेरी बात नहीं मानते तो जो पिछले ईयर्स में जो भी बच्चे थे या उससे पिछले ईयर्स में जो भी बच्चे थे आप उनसे पूछ लीजिए, या फिर जो आपकी अनसॉल्व आती है उनको खोल के देख लीजिए, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर आप देख लीजिए, तो आपको हमेशा हर एक पेपर में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से आपको एक न्यूमेरिकल जरूर मिलता है। क्या मिलता है बेटा, एक न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलता है। ठीक है गाइस, अब हम लोग गाइस बात करते हैं राउल्ट्स लॉ क्या होता है मेरे लिए। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन is directly proportional to the mole fraction of the component in the solution। तो बेटा राउल्ट्स लॉ क्या होता है, आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं ना तो आपके बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा। जो वेपर प्रेशर होता है किसी सोल्यूशन का, है ना, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर उसमें आप ऐड कर रहे हो, सपोज करिए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपने किसी सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, तो एक्चुअली में जो सॉल्वेंट जो होगा वही तो वेपर प्रेशर जनरेट करेगा। तो जो वो वेपर प्रेशर जो जनरेट करेगा, जो सॉल्वेंट वेपर प्रेशर जनरेट करेगा, वही आपका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। किसके बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। तो गाइस ये याद रखिएगा, सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको राउल्ट्स लॉ बताया है। क्या मैंने राउल्ट्स लॉ बताया कि पहले तो आप समझिए राउल्ट्स लॉ को हम डिफाइन कैसे करेंगे। राउल्ट्स लॉ के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आप अपने अज्यूम कर लीजिए आपके पास एक सॉल्वेंट है, तो आपका जो सॉल्वेंट है उसका कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा ही होगा। अब जब उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है, अब आपने क्या किया, उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया। जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया और सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं बेटे, सोल्यूशन बनाते हैं। अब जब उस जो भी सॉल्वेंट वेपर जनरेट करेगा, जो भी वेपर प्रेशर जनरेट करेगा, वही वेपर प्रेशर आपका क्या कहलाएगा, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। जैसा कि मैंने लिख भी रखा है, आप देखिए मैंने लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज, है ना, ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। वही चीज मैंने बेटा गाइस यहाँ पर लिख रखी है ताकि आप चीजों को आसानी समझते जाएं, कि अगर मैं कोई चीज समझा रहा हूं तो मैं वही चीज अगर आपको मैं लिख के भी समझा दूंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो गाइस आप समझ गए कि कोई भी, है ना, किसी भी सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है ना, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जिसने क्या कंटेन कर रखा हो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंटेन कर रखा हो, इज ओनली, है ना, ऑफ सॉल्वेंट। तो जो उसका वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो किसकी वजह से होता है, केवल और केवल सॉल्वेंट की वजह से होता है ना। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो आपको वो कह सकते हो कि वो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कौन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, जो भी उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। ठीक है भाई गाइस, इतनी बात समझ में आ गई। राउल्ट्स लॉ आपको क्लियर हो गया। ये फर्स्ट डेफिनेशन अगर आपको कठिन लगे तो आप सेकंड याद कर सकते हो, सेकंड कठिन लगे तो फर्स्ट याद कर सकते हो। तो फर्स्ट में भी बहुत कोई डिफिकल्टीज नहीं है, वो भी वही चीज कह रहा है जो नीचे वाला कह रहा है, वो भी तो कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट। अब वेपर प्रेशर ऑफ किसी वोलेटाइल कंपोनेंट की बात करो तो वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है, सोल्यूशन में सॉल्वेंट ही तो होता है, क्योंकि आपने सॉलिड जो डालोगे, सॉल्यूट जो डाल रहे हो आप, वो एक्चुअली में आप उसको नॉन वोलेटाइल बोल चुके हो। और अगर आपका वो वोलेटाइल हुआ भी तो उसका प्लस सॉल्वेंट का दोनों का वेपर प्रेशर आप जोड़ दीजिए, सोल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, है ना गाइस, है ना, इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो अब आपको क्या कह रहा है, जो भी कंपोनेंट आपका सॉल्यूशन प्रेजेंट है जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऊपर वाला भी बेटा वही कह रहा है और नीचे वाला भी वही कह रहा है। जो आपको इजी लगे वो आपको आसानी से याद कर लेनी चाहिए। याद करने का मतलब अगर वो आपको समझ में आ जाएगी तो जिंदगी भर के लिए याद हो जाती है गाइस। अब हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन को देखते हैं। डेरिवेशन ऑफ किसका बेटा, राउल्ट्स लॉ का। क्या देखते हैं, डेरिवेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ का। तो देखिएगा बेटे, एक एक चीज मैं आपको अपने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसीलिए मैंने डेरिवेशन पहले नहीं किया था, इसीलिए मुझे थोड़ा सा इसलिए लगा क्योंकि मैंने क्लासियस कैपरन वाला जो इक्वेशन था उसके थ्रू जो मैंने वेरिएशन देखा था, है ना, वेपर प्रेशर में, टेम्परेचर में, अगर वो भी मैं आपके सामने ड्राइव करता ना तब आपको और अच्छे समझ में आ जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर भी बहुत अच्छे से वो भी समझ में आया होगा क्योंकि वो मैं जानता हूँ, मैंने बहुत अच्छे से उसको समझाया था। अब हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन देखते हैं किसका बेटा, राउल्ट्स लॉ का। तो अब राउल्ट्स लॉ के डेरिवेशन की बात करते हैं। तो आपका राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, पहले तो आप मुझे ये बताओ। राउल्ट्स लॉ यही तो कहता है ना कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। यही तो बोल रहा है, तो आप बोल दीजिए ना, क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप लिख लीजिए ना, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ किसका बेटा, सॉल्यूशन का। किसका बेटा, सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्वेंट, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलते हो बेटा, पीएस बोलते हो कि नहीं बोलते हो, या आप वेपर प्रेशर ऑफ, है ना, सॉल्यूशन लिख भी सकते हो इस तरह से, ताकि आपको याद रहे बेटे, है ना, कि पीएस का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो मैंने पीएस की जगह पी सॉल्यूशन लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। तो आप बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बेटा आपका। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का मतलब हो गया, मोल फ्रैक्शन को आप एक्स से डिनोट करते हो, या इसको है ना साई भी बोलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, या क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट, क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट। क्लियर है, यहाँ पर सॉल्यूशन है, यहाँ पर सॉल्वेंट है, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, और सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। तो गाइस ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये मोल कॉन्सेप्ट में मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर आपको क्लियर कर रखी है पहले से ही। फिर भी अगर आपको डाउट कहीं पर भी हो, मैं बार बार इसलिए दोनों वीडियो में अपने बोलता चला आ रहा हूँ, ताकि आपको अगर डाउट हो तो पहले वो क्लियर कर लीजिए, तब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। चलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन हटाते हैं, कोई कांस्टेंट बिठा देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी, है ना, ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, है ना, किसके इक्वल हो जाएगा, के, मतलब एक कांस्टेंट बिठा दिया के, है ना, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसी के तो आप ये आप लिख सकते हो ना इस तरह से। अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको, है ना, अब मैंने क्या किया, व्हेन आप सोचिए, है ना, लेट मान लीजिए कि जो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, यानी मोल फ्रैक्शन आपका क्या है बेटा, सॉल्वेंट जो है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्वेंट है, आपने उसको 1 मान लिया। क्या बेटा मान लिया, 1। आप खुद सोचो, अगर आपने किसी का मोल फ्रैक्शन 1 मान लिया तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि वही केवल कंपोनेंट प्रेजेंट है, बाकी सब एब्सेंट है। यही तो होता है बेटा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आप खुद सोचिए ना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ आपको सॉल्वेंट बता रहा है, अगर 1 के बराबर है तो दूसरा कोई सब्सटेंस प्रेजेंट ही नहीं होगा। आप खुद सोचिए ना, तो इस बारे में आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी करिए। मोल, है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, मैंने 1 मान लिया। तो गाइस अब मैं क्या लिख सकता हूं, आप लिख सकते हो कि वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन है वो इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, है ना, आप जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा। आप जरा ये सोचो, वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा के इंटू 1 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही तो आप लिख सकते हो, बताइए। क्योंकि क्यों लिख सकते हो, क्योंकि अभी आपने माना नहीं कि वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्वेंट है वो 1 मान लिया आपने, तो आपने 1 रख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब आप जरा सोचिए कि इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को 1 कर दिया तो इसका मतलब है कि जो आपका सोल्यूशन है वही आपका प्योर सॉल्वेंट है। क्यों, क्योंकि वो सॉल्यूशन अब हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आपने मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का 1 माना है। तो मोल फ्रैक्शन आप जानते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है। तो गाइस जब आपने सॉल्वेंट को 1 मान लिया तो ये क्या होगा बेटा, ये आपका 0 नहीं हो गया। जब अगर ये आपका 0 हो गया तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो प्रेजेंट ही, सॉल्यूट तो एब्सेंट है। जब सॉल्यूट एब्सेंट है तो जो वेपर प्रेशर बन रहा होगा वो वेपर प्रेशर किसका होगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का होगा कि नहीं होगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का होगा कि नहीं होगा, बताइए। होगा, किसके बराबर होगा, पी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर ही तो होगा। तो आप ये लिख सकते हो भाई, क्या लिख सकते हो कि वेपर प्रेशर ऑफ किसका बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट लिख सकते हो। तो लिख दीजिए, आप क्या लिख सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है बेटे, अब आप जानते हो ये 1 है, यानी कि पी ऑफ सॉल्यूशन की जगह आप के लिख सकते हो। तो आप इसको लिख दीजिए के इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट। बताइए, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चीज़ों को और एनालाइज करते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि ये जो पहली वाली जो मैंने इक्वेशन बनाई थी, पहली वाली इक्वेशन कौन सी बनाई थी बेटा, मैंने जो पहली वाली इक्वेशन बनाई थी ये वाली, ये देखिए, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है ना। इस फर्स्ट इक्वेशन में आपको क्या करना है, के की जगह पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए रखिए, है ना। तो आपका क्या बनेगा बेटा, आपका फॉर्मूला बनेगा पी, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, है ना, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी पड़े पढ़ने में, ठीक है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना।
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब आप जानते हो मोल जो फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो अभी मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या, मैं ये नहीं लिख सकता कि मोल, इधर देखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, ध्यान दीजिएगा। अच्छा मैं इसका आप करता हूँ यहाँ से हटा के इधर लिख देता हूँ ताकि आपको इधर आसानी हो। ये जो प्लेस होगा ये आपको दिखाई दे रहा है और वैकेंट भी है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्वेंट होता है बेटे वो इक्वल टू किसको हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। यहाँ इसको पुट करो, जब आप पुट करोगे तो क्या निकल के आएगा, आप बोलोगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इनटू, है ना, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बोलोगे बेटा कि नहीं बोलोगे। अब क्या करो, ये जो है ना पी सॉल्वेंट है इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो पी ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन है वो इक्वल टू किसके होगा बेटा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो इसको 1 कराओगे तो 1 आ जाएगा ये, है ना, माइनस प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बताइए यही तो लिखोगे आप, लिखोगे कि नहीं लिखोगे। आप देखिएगा बेटा बहुत आसानी से देखिएगा, अब बहुत यहाँ पर बहुत वो करना है बेटा। आप प्योर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट है ना, ये यहाँ पर ये जो टर्म है ये माइनस का है, इसको इधर ले जाइए और जो प्योर वेपर प्रेशर है इसको इधर ले जाइए। तो आप जब इसको इधर ले जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट यानी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, है ना, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बेटा ये आपका कहलाता है एलवीपी। क्या कहलाता है, एलवीपी। तो ध्यान दीजिएगा एलवीपी हम लोग पहले भी इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। एलवीपी कैसे निकालते थे, डेल्टा, है ना, पी के थ्रू निकालते थे, बट आप राउल्स लॉ बिल्कुल क्लियर बता देते हैं कि किस तरह से आप उसको निकाल सकते हो। तो कभी भी आपको एलवीपी निकालना हो तो आप जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, या तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पता हो, सोल्यूशन पता हो, उसको माइनस कर दीजिए, आपको निकाल आएगा। या अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता हो और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पता हो, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पता हो, तो उनका मल्टीप्लाई करा दिए तब भी आपका आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, आपको ये टर्म मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल में ये बेटा यूज होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को सॉल्व करते हैं। अब ये पी और नॉट ऑफ जो सॉल्वेंट है ना, ये बोल सकते हैं प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसको उठा के इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा आरएलवीपी। क्या बोलते हैं, आरएलवीपी, मतलब लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं गाइस, इसको हम लोग लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बेटा भूलना नहीं, हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं और आगे बढ़ता हूं और चीजों को और एनालाइज कर देता हूं। सो गाइस पेपर छोटा पड़ जाएगा इसलिए मैं पेपर को बदल लेता हूँ, एक बड़ा पेपर लगा लेता हूँ और मैं आरएलवीपी फिर से लिख देता हूँ। तो आरएलवीपी का आपको फार्मूला याद है, चलिए बताइए क्या था। आपने पढ़ा था प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। याद आया बेटे। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो आपने ये लिख रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को ओपन करोगे, फॉर्मूले को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, अपॉन टोटल मोल। क्या निकलेगा बेटा, टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, ठीक है। इसको भी आप ओपन कर लीजिए तो क्या मिलेगा बेटा। मैं चाहता तो मैं एक स्टेप में इसको आगे कर लेता, बट स्टेप बाय स्टेप इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको पुरानी चीजें थोड़ी सी याद आ जाएं कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमेशा क्या करता था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, यही तो होता था। तो मैंने वही लिखा है ना। तो अब क्या आएगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इज इक्वल टू, है ना, अब इसको भी खोलोगे तो आ जाएगा ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्या आएगा बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ पर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, जब आप यहाँ तक इसको ओपन करके लिख लीजिए तो आप क्या करोगे, अपने फॉर्मूले को, है ना, पलट के लिख दो। पलट के लिखोगे तो कैसा आ जाएगा बेटा? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना, अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लिख दिया बेटा आपने पलट के। अब क्या कर दिए, इन दोनों तरफ -1 कर दीजिए तो कोई क्या फर्क पड़ने वाला है इक्वेशन में? इक्वेशन में बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने दोनों तरफ -1 कर दिया। आप अब क्या करिए, इसको और सॉल्व करिए। तो आप सब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस, है ना, बहुत ध्यान समझिएगा एक एक चीज, है ना, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस नहीं, अपॉन, है ना, आपको क्या मिलेगा? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ जो भी आपका सॉल्यूट था, ये आपको, है ना, सॉल्वेंट सोल्यूशन। पहले एक बार और लिख दे रहा हूँ। तो ये एक काम करता हूँ, जब मैं इसको लिख चुका हूँ तो मैं इसको दोबारा नहीं लिखता हूँ। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इसको सॉल्व करिए। तो ऊपर क्या मिलेगा आपको? ऊपर मिलेगा आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस, है ना, तो माइनस लगा दीजिए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस, क्योंकि आपने क्या किया, एलसीएम लिया तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी तो ऊपर जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, प्लस अब क्या आएगा बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ किसका आएगा बेटा? सॉल्यूशन का। किसका आ जाएगा बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? अब क्या आएगा बेटा? नीचे क्या बचा? नीचे तो यही लिया था आपने एलसीएम में, तो ये आ जाएगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, और आ जाएगा माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, है ना, अब इसमें क्या आ जाएगा? आ जाएगा बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट